अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे क्योंकि मुल्क में प्रायोरिटीज तब्दील होती हैं, नजरियात तब्दील होते हैं, कभी कभी पार्टीज भी तब्दील होती हैं, कभी लॉयल्टीज तब्दील होती हैं, कभी ज़मीर फरोश किए जाते हैं, जिस तरह से बार बार इमरान खान साहब कहते हैं, कभी लोटे हो जाते हैं, कभी क्या कुछ नहीं होता। लेकिन साजिश की बात की इमरान खान साहब ने कहा कि लोग चाहते हैं कि फौज और सबसे बड़ी जमात जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी तौर पर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उनको -1 कर दिया जाए या उनके हालात या मामलात ख़राब कर दिए जाएँ फौज के साथ। तो इसमें किसी और की शराकत की ज़रूरत ही कहाँ है। इमरान खान साहब खुद ही काफ़ी नज़र आते हैं इस मामले में। लेकिन साथ ही साथ देखिए ना, शहबाज गिल साहब अरेस्ट हुए, पहले कहा अबडक्ट हो गए, फिर कहा गया प्लेन क्लोथ्स में थे, फिर कहा गया गाड़ियों पे लाइसेंस प्लेट नहीं थी, पहले ये वाला हुर्बा इस्तेमाल किया गया, वो नाकाम हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, अयाज सादिक ने, तमाम तर लीडर्स ने, बिलावल भुट्टो ने, जरदारी साहब ने, आपको इमरान खान साहब ने बेशुमार क्लिप्स कल दिखाई कि किस किस ने कब कब फौज के खिलाफ बात की है। जब बात वहां भी ना बनी तो तीसरी ऑप्शन ये थी कि शहबाज गिल साहब से बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन कर लिया जाए, जैसे हम आपको नहीं जानते, जो इमरान खान साहब बखूबी अच्छी तरह निभाना जानते हैं। वो दोस्तों को फरामोश भी करते हैं, अपने पार्टी लीडर्स को छोड़ भी देते हैं बीच रास्ते में। लेकिन देखिए, शहबाज गिल साहब ने भी एक पूरा दिन इंतजार किया, कुछ ना कहा, लेकिन अब उनसे मिसरा मांगा था, पूरी गजल सुना दी है आज उन्होंने। और गजल में किस किस का नाम आ रहा है अब तो सामने सामने जैसे जैसे चीजें आएंगी, वी आर नॉट प्रिवी टू लेट यू नो ऑफ दैट सिचुएशन, लेकिन मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं। और तमाम तर ये जो मुहिब्बे वतन का एक खोल चढ़ाए हुए इमरान खान साहब फिरते हैं, वो भी एक्सपोज होने वाला है। लेकिन एक्सपोज तो वो फॉरेन फंडिंग के बाद भी होना था उन्होंने, लेकिन पहले तो डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात जरा स्टैब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि कल फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियर कट रात 10 बजे के एक शो में क्या फरमाया, जरा सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्लीज वो बता दे कि क्या वो पार्टी बयानिया पे खड़ा है या अपने बयानिया पे खड़ा है, कौन सा बयानिया खान साहब का बयानिया है और कौन सा बयानिया खुद उनका बयानिया है। अगर ये क्लैरिटी आ जाए तो शायद फिर इस तरह लोगों को उठाना या केसेस बनाना उन पर जरूरी ना रहे। साथ ही साथ 2 अगस्त पे जो फैसला आया, जो 8 साल से जेर अल्तवा था फॉरेन फंडिंग का, उसके बाद कहा गया जी ये रेफरेंस फाइल हो रहा है, उसने कहा हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा रहे हैं, कोई भी अब तक अदालत में नहीं गया। अब अदालत जब अदलिया मुहिम चल रही थी तो लगता था कि शायद दे विल टेक अ स्टेप इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन उसके बाद बड़ा क्लियर कट हुआ कि अदलिया को बहाल करके एक अदलिया बहाली मूवमेंट चली, उसके बाद अपने अपने एरियाज में सब वापस गए। लेकिन अब कुछ सालों से लगता है जैसे जुडिशल ओवर रीच भी हो रहा है, कुछ ओवर स्टेपिंग भी हो रही है, और एक बाकायदा प्लेयर बन गई है जुडिशरी, और अब सबकी नजरें अदलिया की तरफ हैं, इमरान खान साहब की खास तौर पर। अब जिन्होंने रेफरेंस जमा कराना था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो रजिस्ट्रार से अपनी एप्लीकेशन जमा करा के फौरन वापस ले आए, और जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस को लेके लार्जर बेंच के थ्रू कोर्ट में जाना था वो अब तक खामोश बैठे हैं। बहरहाल एक तोशा खाना रेफरेंस का केस उन्होंने जरूर इस पर हिम्मत पकड़ के इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है, लेकिन इस पर भी बात अभी तक बनी नहीं है। लेकिन मीडिया पर आप देखिए तो रोज मुकदमे लड़े जा रहे हैं, रोज आपको बताया जाएगा कि कौन कितना गलत है, कोई जोश से कहेगा, कोई होश खो के कहेगा, कहेंगे आपको सब एक ही चीज, लेकिन अवाम वहीं खड़े हैं। 30% जो आपने सनतकारों से टैक्स बचाया है, अब आपने वो कहीं और डालना है, उसका भी प्रेशर इस आवाम पर आएगा, स्पेशली जो तनख्वाहवार तबका है उस पर आएगा। इस पर इसकी फिक्र किसको है? IMF ने पैसे देने, इसकी फिक्र किसको है? इस वक्त मुल्क एक अजीब मखमसे में फंसा हुआ है, तालिबान आ गए हैं या नहीं आए हैं, जो ये साजिश है या असल में तालिबान है। स्वात में इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद, इतने लोग, इतने फौजी शहीद करने के बाद, इतने लोगों की जान जाने के बाद भी अगर तालिबान वापस आ गए हैं तो कमाल है। फिर तो सियासत तो होती रहेगी, लेकिन इस तरफ भी अगर तवज्जो दे दें हमारे इदारे तो शायद अच्छा हो। आज रजा रब्बानी साहब ने जरूर कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पे दोबारा असर नौ एक मीटिंग होनी चाहिए, उसको दोबारा से पढ़ना चाहिए, उसमें जो जो चीजें हैं वो अब नेशनल असेंबली से नहीं सेनेट से मंजूर कराई जाएं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम मेरे साथ मौजूद है रशीद रिजवी साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, आपका बड़ा मोहतरम नाम है, अदलिया बहाली मूवमेंट्स में जब भी नाम लिया जाएगा आपका नाम सरे फहरिस्त रहेगा। सर, ये एक अजीब मुअम्मा है कि इस वक्त सारे सवालात का जवाब अदलिया है, सारी चाबियों की जो तालों की चाबी है वो अदलिया है, और अदलिया के पास जाने से भी घबराया जा रहा है, या पता नहीं कहते हैं जाते नहीं हैं, अब तक रेफरेंस बन नहीं पा रही। मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट ने, जो कि इसमें और भी लोग मुलव्विस पाए गए थे जिनके अकाउंट से, जैसे असद कैसर साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं। अब असद कैसर साहब ने कल तो कहा कि मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है, मैं तो पेश होने को तैयार हूं। आज उनको पेशावर हाई कोर्ट ने लीवे दे दिया। अब 6 सवाल आ गए हैं FIA के सामने कि आया कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को पाबंद किया था कि आप इस पर कार्रवाई करें, और क्या
आपको पाबंद किया है इस हुकूमत ने, या आप इंडिपेंडेंटली ये कार्रवाई कर रहे हैं? अब ये तो 3 सवाल हैं, और भी 3 सवाल हैं सर, मगर आई एम श्योर आपको बड़ा लोडेड सवाल दे रही हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे, एक तो अदलिया की इंटरवेंशन अगर है तो उसको किस तरह से देखते हैं, या अदलिया के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं तो इसमें सियासतदान कसूरवार है, और इस फॉरेन फंडिंग से नुकसानात या मिनिमम डैमेज क्या हो सकता है? देखिए सना, अब मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल इस मुल्क में बार बार माशाल्लाह लगने का जो सबसे ख़तरनाक नतीजा आया है वो ये है कि हमारे यहाँ नज़रियाती पार्टी कोई नहीं है। किसी पार्टी का इस वक्त कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है। एक एक एजेंडा है हर पार्टी का कि किसी तरीके से फ्रंट डोर बैक डोर से इक़्तिदार में आया जाए। और जहाँ पर जिस मुल्क में ये एजेंडा होता है, इक़्तिदार की कशमकश होती है, आने की बात होती है, कुर्सी छीनने की बात होती है, वहाँ पर फिर बहुत से इश्यूज़ वो अपनी फेस सेविंग के लिए कोर्ट में ले जाते हैं, और इस तरह से अदालतें भी सियासी हो जाती हैं। अब गुज़िश्ता 2-3 सालों से आप देखें भरमार है केसों की सुप्रीम कोर्ट में। हर आदमी इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें लिए बैठा है, इतनी बड़ी बड़ी सियासी पार्टी लेके बैठा हुआ है, और क्लेम कर रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट इस पे सो मोटो एक्शन ले। भाई आपके पास इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट है, इतने लोग हैं, आप 184 क्लॉज 3 में खुद क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ नहीं जाएंगे। जैसे आपने कहा कि जी वो रेफरेंस आ रहा है, पिटिशन आ रही, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। तो हमारे यहाँ अब लोगों के पास कोई इशू है नहीं, और पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा रखना है, अपनी ऑडियंस को भी कोई ना कोई बयानियाँ सुनाते रहना है। उसके लिए कभी अदालत चले जाते हैं, कभी मैदान में आ जाते हैं। पार्लियामेंट से तो ये लोग भाग गए हैं। आपकी जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करती है वो नेशनल असेंबली में है नहीं, सेनेट में आ जाते हैं ये लोग। तो अब कहाँ लड़ेंगे? इनके पास यही है कि जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके लड़े। तो ये बता दीजिएगा रजी साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग का केस आया था, कहा जा रहा था कि ये जैसे स्टॉपर है, शायद इसके बाद पानी निकल जाएगा या इमरान खान साहब पानी के साथ ही बह जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या आपको लगता है ये जो फैसला है अज खुद, ये इसमें इतनी ताकत या इतनी जान है कि उनको ना अहल करार दिया जा सके, या फिर हम वही नवाज शरीफ वाला नैरेटिव कि उनके साथ क्या हुआ और 62(1)(f) और इसको 62-63 को हमें खत्म कर देना चाहिए, मतलब इस बहस में पड़ना है या इस केस में कुछ है? देखें, जो मैंने फैसला पढ़ा है इलेक्शन कमीशन का, वो इस ट्रैक पे गए ही नहीं है कि 62(1)(f) पे क्या होता है। उन्होंने कह के शो कॉज नोटिस दिया है कि फोरफिट आपकी अमाउंट ये क्यों ना कर दी जाए, और उसकी एक रिपोर्ट जो है फेडरेशन को भेज दी है, जिस पे फेडरेशन ये एक्शन ले रही है। उन्हें खुद 62(1)(f) की प्रोसीडिंग्स करनी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पार्टी नहीं बनना चाहते थे। इस कंट्रोवर्सी में उन्होंने रिपोर्ट फॉरवर्ड करके वो बर्डन शिफ्ट कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट पे। तो वैसे तो बेसिकली तो जनवरी में जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, फैसला उसी रिपोर्ट पे बेस करता है, और वो आप देखें पीटीआई ने चैलेंज नहीं की थी। वो चाहते थे 2-3 साल और उसको चैलेंज करके कोर्ट्स में ड्रैग कर सकते थे, लेकिन जो फाइंडिंग है बज़ाहिर वो तो बड़ी ख़तरनाक लगती है कि किस तरीके से अकाउंट खोले गए हैं, कुछ अकाउंट नहीं बताए गए हैं, फिर पैसे अचानक विड्रॉ कर लिए गए हैं। ये चीज़ें तो अब देखें फेडरेशन का किस तरफ ले जाती है, कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन को रेफ़र करेगी या नए प्रोसीडिंग्स में, या अब एफआईए के ज़रिए उन्होंने शुरू की है नोटिस। आज पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया, उन्होंने रोक दिया इन्वेस्टिगेशन से। मैं समझता हूँ
ये फैसला शहनाज बेगम केस जो फुल कोर्ट 5 जजेस की उस ज़माने में होती थी, उन्होंने उनका शहनाज बेगम वर्सेस हाई कोर्ट जजेस ऑफ सिंध के जो कहा था कि जी आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये उसके खिलाफ उन्होंने फैसला दिया है। ठीक है, तो इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा सर, आपको लगता है कि जो बात उन्होंने की है, एफआईए से जो सवाल उठाया है वो यही, सॉरी कादिर मंदोखेल साहब ने भी में ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब। मैं सिर्फ एक सवाल रजी साहब से पूछूं, मैं आपके पास आता हूं। रजी साहब, ये फरमा दीजिएगा, जो वो कह रहे हैं एफआईए को कि आप कार्रवाई फौरी तौर पर रोक दीजिए जब तक दूसरी समाअत नहीं होगी और हमें इन 6 सवालात के जवाब एफआईए नहीं देगा, लेकिन दूसरा हमने देखा महमूद रशीद साहब तो पेश हुए हैं एफआईए के पास, तो ये क्या प्रोविंस टू प्रोविंस ये चेंज चलेगा या ये वाकई सही तौर पर एफआईए नहीं कर सकता ये कार्रवाई, ये प्रोसीडिंग्स नहीं कैरी ऑन कर सकता? क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन के फैसले में ये बात हुकूमत के कोर्ट में डाली गई है कि नहीं? बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो डिफर करता है फ्रॉम जज टू जज, फ्रॉम जज टू जज। एक जज किसी अंदाज से उसे इंटरप्रेट करता है, दूसरा जज उसको दूसरे अंदाज से। वो जो उनका माहौल है, उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो उन आँखों से लॉ को देखता है। ये हमेशा से हमारे यहाँ डिफ़िकल्टी है, वो प्रेसिडेंट्स को और स्टेयर डिसाइसिव केसेस को फॉलो नहीं करता है उस पर। तो पहली बात तो ये आएगी कि ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था, माजरत के साथ ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट को, कि आप किसके कहने से ये कर रहे हैं। उनका सेक्शन 5 उन्हें ऑथराइज करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एफआईए एक्ट 1975 के तहत। तो ये जो 6 सवाल फ्रेम किए, मुझे अंदाज़ा नहीं है क्या है, लेकिन ये टीवी पे ज़रूर मैंने सुना कि वो पूछ रहे थे कि आपको क्या इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किया है। इलेक्शन कमीशन ने तो ऑथराइज नहीं किया, लेकिन उनके अपने भी एफआईए एक्ट 1975 देख ले जज साहिबान, तो उनको ये इख्तियार है कि पीपीसी के केसेस भी पाकिस्तान पेनल कोड में, ताज़ीरात पाकिस्तान के केसेस में और बहुत से केसेस में वो इन्वोक कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर वो ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ सर वापस 1 मिनट में। अगर मंदोखेल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक तो ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, एफआईए के जो प्रोसीडिंग्स उन्होंने रोक दी गई हैं असद कैसर के हवाले से, उन्होंने कहा इन 6 सवालात के जवाब लेकर आइए फिर बात कीजिए। उस वक्त तक समाअत रोक दी गई है या प्रोसीडिंग्स भी रोक दी गई हैं, हॉल्ट करने को कहा है। अब आप फरमा दीजिएगा कि ये जो आपने जाना था फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट, और आपने लार्जर बेंच का मुतालबा करना था, और आज तो आप आज गए कि कल गए और सुप्रीम को आपको इलेक्शन कमीशन को बार बार कह रहे थे फैसला दें फैसला दें फैसला दें, मुतालबे पे मुतालबा हो रहा था, फैसला आ गया, आप लोगों ने तकरीरें कर ली, लेकिन अदलिया तक तो कोई बात गई नहीं। फिर तोशाखाना रेफरेंस आ गया है, अब उसके ऊपर इनका भी जवाबी वार आएगा। ये जवाबी वार, फिर शिकवा, फिर जवाब शिकवा, इसी तरह चलाना है मुल्क को या कुछ कोर्ट जाना है? सर सना, पहले तो हमारे मोती रिजवी साहब ने जो फरमाया, हमारे उस्ताद है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सदर रह चुके हैं, बिल्कुल एक एक लफ्ज कानून सारी रखती है। ठीक है, अब आप अखलाकी मोराली न्यूज़ के लिए इमरान अहमद खान नियाजी साहब, कल भी उसने ये कहा कि हमें चांस नहीं दिया पंजाब में आज तरजीह दी है और बल्कि जांच की है। सवाल ये है कि चांस और क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ने 88 सफात मंदोखेल साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं आपकी आवाज ठीक कराना चाहती हूँ, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बहुत मफल्ड आपकी आवाज आ रही है। क्या हम ऑडियो सही कर सकते हैं? क्या वक्फा ले लिया जाए और फिर ऑडियो ठीक करेंगे? अगर प्रोड्यूसर साहब मुझे बता दें तो बिल्कुल। मुझे ठीक है, हम वक्फा लेते हैं जी। मंदोखेल साहब की आवाज भी तो थोड़ी सी ठीक करते हैं, फिर रजी साहब से भी थोड़ी सी बात करनी है, उसके बाद रियाज फतियाना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, और एस्ट्रोटर्फ जो उखाड़ा गया है आज हॉकी ग्राउंड से, अब ग्राउंड से क्या दुश्मनी थी, आप बात करते हैं वक्फे के बाद।
एंड वेलकम बैक। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि वो जलसा करेंगे। एस्ट्रो टर्फ लगी हुई थी हॉकी ग्राउंड में लाहौर में, और हमारे यहाँ इतने कम ग्राउंड्स हैं, और खान साहब क्योंकि इतने फाइन प्लेयर हैं, उनको तमाम वेस्टर्न मीडिया जानता है, और वो वेस्टर्न मीडिया को बहुत जानते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत जानते हैं, खेल को बहुत समझते हैं, खेल के मैदानों को समझते हैं। तो हमारे इतने कम ग्राउंड्स हैं, उसकी एस्ट्रो टर्फ निकालने की क्या ज़रूरत पेश आई थी? आप कहीं और कर लेते जलसा। अब उसको उखाड़ दिया तो उसके लिए लाख हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब की जहाँ मर्जी होती है, वो जो कहते हैं उसके लिए जो मर्जी नुकसान हो जाए, चाहे मुल्क का ही हो जाए। लेकिन इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रशीद रिजवी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब, आपकी ब्रेक से पहले मुझे आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन ऑन एयर तो आपकी आवाज़ गई है। लेकिन अगर आप मेरी नॉलेज के लिए थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे, आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब क्या दिया कि आप लोग कोर्ट जा रहे हैं? देखिए, यकीनन कोर्ट हम जा चुके हैं, जा नहीं रहे हैं, इस वजह से कि सबसे पहले जो इनिशियल कोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन है, उसको वहाँ पे हम दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें रही, इलेक्शन कमीशन की 68 सफ़ात की जो बुनियाद रखी है इन करप्शन की कहानियों की, वो ऐसे है कि मुझे हैरत है इस बात पे कि इलेक्शन कमीशन ने सारी तफ्तीश हर चीज़ कंप्लीट कर दी है, मगर मैं ये करूँ प्याज आलू सब काट दिए, हांडी चढ़ाना भूल गए, या कोई प्रेशर में आ गए, या उन्होंने अपने सर से ये बला उठाने के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ ये बॉल फेंका है। वरना ये सारी तफ्तीश जब आ गई है तो इलेक्शन एक्ट 17 और 2002 में सेक्शन 2 और 6, 15 और 17 में तो क्लियर कट उसके लिए सब कुछ मौजूद है, नाइली, रिकवरी, पाबंदी, सब चीज़ मौजूद है, तो क्यों नहीं किया है? लेकिन चलो कोई बात नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी का एक अदना से रुकन की हैसियत से, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने आर्टिकल 10 ने इंट्रोड्यूस किया 18वीं तरमीम में, फेयर ट्रायल, रशीद रिजवी साहब बेहतर उसको समझते हैं। फेयर ट्रायल का मतलब यह है कि आप मुलजिम को सारी के सारी अपॉर्चुनिटी, तो जो उसका हक है कानून कहते हैं, वकील करना, एक्सेस करना घर वालों से, और जो तफ्तीश है वो भी बिल्कुल शफाफ तरीके से, तो वो मेरे ख्याल में उनको मिल चुकी है। मैं इमरान खान नियाजी साहब को आज सुन रहा था, वो काफ़ी घबराया हुआ था, उनकी जो टोन थी वो काफ़ी चेंज थी, और उसको लगा कि अब जो है ना, वो कहता है ना ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अब लगता है वो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। और एक बात याद रखना, यही शहबाज गिल, जिसमें अमेरिका का नाम पता नहीं शबीर क्या बुलाया, ये सुल्तानी गवाह बनेगा, क्योंकि इसने जो स्टेटमेंट दिए पुलिस को, उन्होंने ये कहा मैंने जो कुछ किया पार्टी के लाइन के मुताबिक, पार्टी की क़यादत के मशवरे के मुताबिक मैंने सब कुछ, यानी जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के अंदर बगावत की जो कोशिश की है वो सब पार्टी लाइन तो, यकीनन पार्टी लाइन था। और इस वजह से जो इनका पंजाब का वजीर आला है उसने तो सख्त सरजरिश की है, मगर इनकी पार्टी के लोग जो मेरे साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल में शाम से बैठे आ रहे हैं, वो सब मजम्मत करते हैं और बड़े वो कहते हैं कि गलत नहीं होना चाहिए। मगर इमरान खान साहब, नजीर साहब फिर वही फेयर ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। भाई अगर ये सारी चीज़ें हैं, आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी है, तो आप जवाब दें। मगर मैं हूँ, अगर मुझे किसी थाने से, किसी एजेंसी से टेलीफोन आ जाए कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, तो मैं तो खुशी खुशी जाऊँगा। इससे पहले कि मेरे घर पर छापे पड़ जाए तो मैं तो जाऊँगा, भाई मुझे वो दरख्वास्त दिखा दो, और फिर वो जवाब में दूंगा। ये नहीं, बल्कि सना ये हुआ कि जो एक पीपल्स पार्टी के साबिक कारकुन ने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो बातें की है, और उसने कुछ 200 से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर की है, और उस वीडियो में मुझ समेत हमारे 5 MNA और 3 सूबाई वजीर, जिसमें लेडीज अरकान मौजूद है, उनको FIA ने नोटिस जारी किए, बल्कि मेरे घर पे तो छापे पड़े, मेरे घर पे तो FIA ने मोबाइलें भेज दी है, मुझे तो हरासा की है। तो मैं ये समझ किस बात पे, मेरे कसूर क्या, मेरे MNA की मिनिस्टर कसूर क्या कि उस शख्स ने हमें वीडियो भेजी है? भाई हमारे पास दिन में पता नहीं कितने वीडियो आते हैं, तो उस समय मुजरिम बन जाते हैं। यानी PTI ने ये हरकतें भी अपने दौर में की है। हम तो बड़ा खुला आर्टिकल 10A के तहत उनको पूरा ऑफर कराए कि भाई आपके खिलाफ ये सारे इतराजात है, आप जवाब देना चाहे तो दे दे, आपके लिए फोरम मौजूद है। मगर उसके लिए जो पेशावर हाई कोर्ट से ये जो रेफरेंस आपने फाइल किया है, आपने ये जो इलेक्शन कमीशन में आप कोर्ट चले गए हैं बकौल आपके, और पहली सीढ़ी इलेक्शन कमीशन है। सर सियासी बयान ना दें, सियासी बातें आप लोगों की, हम पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोचते हैं। सवाल का जवाब सर प्लीज जरा थोड़ा सा देने की कोशिश करें, कि अगर मुझे समझाने की कोशिश करें, शायद मुझे नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन में आप लोगों ने क्या केस फाइल किया है? तोशाखाना रेफरेंस का फाइल किया या फॉरेन फंडिंग के खिलाफ किया? सॉरी के लिए
नहीं, देखिए तोशा खाना इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना है। जो इलेक्शन कमीशन वाला केस है वो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सना इस बात की समझने की कोशिश करे कि ये वही तो मैं कह रही हूँ ना सर, डिस्कशन हो रही है। जो फैसला नहीं आया था उस पर फैसले हो रहे थे और अब फैसला आने के बाद डिस्कशन हो रही है। मेरा सवाल ही है ना सर, बुनियाद ही है सवाल की कि जब आप लोग फैसले का मुतालबा करने से पहले डिस्कशन करनी थी ना। देखिए नहीं सना बिल्कुल गलत बिल्कुल मैं एग्री नहीं कर रहा हूं। देखिए मेरे साथी, मेरे लीडर डॉक्टर आसिम बुजुर्ग आदमी को आपने 3 महीने नेब के जरिए उसकी कचुमर बना दी, उस गरीब की, बीमार आदमी की। आपने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कहां का मुकदमे आपने नहीं उठाया। आपने हमारी बहन आदि फरियाल को अस्पताल से घसीट के रात 12 बजे आपने जेल घसीट दिए। हमने तो कुछ नहीं किए। हमने तो उनको, यानी इलेक्शन कमीशन ने तो एक शोकाज दिए, हम इसके ऊपर हमने इंक्वायरी खड़ी कर दिए। इंक्वायरी में अपने आप को क्लियर कर, अल्लाह खैर सलाह। इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी और क्या दे? जो इतनी सारी क्लियर कट के केस, जो क्लियर कट केस है उसके बावजूद इंक्वायरी कर रहे हैं, उसको पेशावर हाईकोर्ट रोक रहा है, उसका फैसला रोक रहा है। आप इसके हवाले से क्या सोच रहे हैं? आप पेशावर हाईकोर्ट ने अगर एफआईए को रोक दिया कार्रवाई सियासत के ऊपर, इस पे आप क्या करेंगे? फिर आप कोर्ट जाएंगे? देखिए पेशावर हाई कोर्ट ने पहली पेशी में इसको रखा है। अब हमें पता है रशीद रिजवी साहब इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि जब हम अदालतें कोई वकील चला जाता है या फरीक चला जाते हैं, वो होता है एक तरफा कोर्ट सुनती है। जब ये नोटिस चले जाते हैं अदर साइड को, जब उसका जवाब आ जाता है तो फिर असल फैसला होता है कोर्ट का। जब वफाकी हुकूमत का जवाब जाएगा पेशावर हाई कोर्ट में तो यकीनन ये स्टे भी खत्म हो जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट उसको, बल्कि रशीद रिजवी साहब ने केस का हवाला दी है कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो आप मुझे बताओ, पेशावर हाई कोर्ट ने, हो सकता है उन्होंने कोई झूठी छूटी कहानी बनाई होगी, तो जब गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये जाएंगे का इतने सब कुछ क्लियर कट। ये जो मकसूद चपरासी कह रहे हैं, इनकी अपनी दफ्तर की जो 4 लोग, मैं उन गरीबों को चपरासी नहीं कहूंगा, वो तो कहते हैं भाई हमसे ब्लैंक चेक ले लिए, हमसे सब कुछ सह लिया, हमें तो पता ही नहीं। यानी जिस आदमी की तनख्वाह 25,000 35,000 है, उसके अकाउंट में 71 करोड़ रुपए आए, कहां से आ गए? इससे ज्यादा चोरी और क्या हो सकती है, ज्यादा फ्रॉड और क्या हो सकता है? और 351 कंपनी ने जो पैसे इनके अकाउंट में भेजे, इससे ज्यादा फॉरेन फंडिंग क्या हो सकती है? ठीक है सर, यही मैं कह रही हूं कि जब आप ये मुझे बता रहे हैं ना इतने लंबी तफसील इनके केस की, तो फिर डिस्कशन बनती नहीं है ना, फिर एंड ऑफ डिस्कशन हो गया। इतना 351 अकाउंट्स, इतनी फॉरेन फंडिंग, इजरायली भारतीयों से पैसे, तो सर केस किधर है? डिस्कशन किस चीज पर हो रही है ये बता देना। अब तो आप मुझे तो इतना, आप मुझे बिल्कुल आपका केस बड़ा सच्चा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिस्कशन क्यों हो रही है? फाइल करें ना, फाइल क्यों नहीं कर रहे? किस चीज का डर है? यही तो फाइल है सना, आपको नहीं समझ में आ रहा है। यही तो, और उनका कॉन्फिडेंस सना, मुझे समझ आ रही है सर। जी सर। सना, अच्छा रशीद रिजवी साहब न्यूट्रल के पास चलते हैं। न्यूट्रल के पास, चलो ठीक डिक्शनरी वाले न्यूट्रल के पास चलते हैं रिजवी साहब। हाँ नहीं हमारे वाला न्यूट्रल। जी रिजवी साहब जरा फरमा दीजिएगा कि केस को माशाल्लाह इतना इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाते हैं। 351 अकाउंट। जी मैं वो वाला न्यूट्रल नहीं हूँ जिसका बहुत तस्करा खैर होता नहीं सर, आप डिक्शनरी वाला है सर। अच्छा सर वो वाले नहीं है। आप जरा ये बता दीजिए कि आपकी न्यूट्रलिटी पर हमें कोई डाउट नहीं है सर। ये बता दीजिएगा कि ये जो केस की पूरी कहानी अब सर डिस्कशन कर रहे हैं, आपको ये बात हजम होती है कि ये डिस्कशन कर रहे हैं उस केस पर जिसका मुतालबा ये खुद करते रहे हैं, जिसके इनको पता था इफेक्ट्स क्या होंगे, जिसके फैसले का भी इनको आइडिया था, जैसे सबको आइडिया था, जैसे अकबर एस बाबर को आइडिया था, जैसे स्टेट बैंक के रिपोर्ट्स के बाद आइडिया था, जैसे स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के बाद आइडिया था। तो ये आइडिया इनको होने के बाद अब डिस्कशन याद आ रही है। और तोशा खाना रेफरेंस जो पहले से तैयार था हुकूमत वक्त के आने से पहले, वो अब तक फाइल नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद वो फाइल हो गया। जरा मुझे समझा दें सर, आप एज न्यूट्रल क्या है ये मामला? मैं समझता हूं कि पता नहीं कहीं से कोई इंतजार ना हो रहा हो, सिग्नल का एम्पायर की उंगली बहुत, यहाँ पे लोग उस पर काम करते हैं, बगैर उसके काम नहीं करते। एम्पायर के नो बॉल के और वाइड बॉल के इशारों पे खेलते हैं। मैं समझता हूँ ये इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन में 62(1)(f) के तहत रेफरेंस फाइल कर दें कि ये अब सादिक और अमीन रहा नहीं है, या रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में विद कंडोनेशन ऑफ डिले कि अब ये नया कॉज ऑफ एक्शन आया, इसका वो विड्रॉ किया जाए।
लेकिन प्रॉपर कोर्स यही होगा कि जैसे मंदोखेल साहब ने कहा है, फेयर ट्रायल वाला कंसेप्ट, और वो उसी वक्त होगा कि जब फुल हेयरिंग इनको अफोर्ड करे इलेक्शन कमीशन, और 62(1)(f) में रिकॉर्ड भी उनके सामने है, स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड है जो आज तक चैलेंज नहीं हुआ है, उसकी 8-9 बुक्स पर फाइंडिंग्स हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर ये इलेक्शन कमीशन में जाके उसको सादिक और अमीन के खिलाफ डिक्लेरेशन ले। ठीक है सर, ये फरमा दीजिएगा कि एज अ लेमैन आप बताइएगा इसके जो कॉजेज हैं, इसके कॉजेज जो हैं, ये जो फॉरेन फंडिंग के बार बार हम बात करते हैं जो इमरान खान साहब डिसमिस करते हैं, और इस मुल्क में चलें और किसी की इज्जत है नहीं है, लेकिन चलें कहीं तो किसी की इज्जत तो हम मनवा रहे हैं कि शहबाज गिल साहब को हम उठा लेते हैं, फिर हमें बहुत सारे और लोगों को हम लेकर आते हैं, उनकी वीडियोज़ बना करके देखें हमने बड़ी गलती हो गई। काश के ये खवातीन के ऊपर जब गालियाँ पड़ती हैं तो ये यही होता, जब खवातीन पॉलिटिशियंस को गालियाँ पड़ती थी, उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जाते थे, तो काश ये होता, लेकिन चलें अब हो रहा है, अच्छी बात है। ये फरमा दीजिएगा सर, ये एक तो ले मैन के लिए फॉरेन फंडिंग का मेजर सेटबैक इमरान खान साहब को क्या हो सकता है, और क्या ये एज ए न्यूट्रल बंदा, ये पॉलिटिकली मुझे मोटिवेटेड कोई स्टेटमेंट आई नो आप नहीं देंगे, लेकिन मुझे आप अगर बिल्कुल न्यूट्रली बता सकें कि इसका मैक्सिमम डैमेज खान साहब को क्या होगा, और शहबाज गिल साहब को जो लॉ प्रोवाइड करता है वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, प्रोहिबिटेड फंडिंग है, और वो फॉरेन कंट्री से भी है और लोकल से भी है। उसमें तमाम इदारे इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सब चीज़ें आ जाती हैं। उससे कोई सियासी पार्टी, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो चाहे नेशनल लेवल की हो, कोई फंडिंग नहीं कर सकती। अगर वो फंडिंग होगी तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोहिबिटेड फंडिंग्स। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से ले सकती हैं। तो ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। लॉ एग्जामिन करें कि अगर उन्होंने लोकल कंपनी से भी डोनेशंस लिए हैं, वो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग में आ जाता है। और लोग इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उसकी असल लैंग्वेज क्या है, ये फॉरेन फंडिंग के सहाफ़ियों ने बाहर जो इलेक्शन कमीशन के खड़े होते हैं, उन्होंने फॉरेन फंडिंग कहना शुरू कर दिया है। अब ये पूरे मुल्क में हर शख्स की ज़बान पे फॉरेन फंडिंग है। ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है। आप सिर्फ इंडिविजुअल से ले सकते हैं, किसी इदारे से नहीं ले सकते। जी, ममनुआ फंडिंग। ठीक है, रियाज फतियाना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। रियाज फतियाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सिर्फ आपके पास पहला सवाल तो यही है सर, शहबाज गिल साहब ने कह रहे हैं कि पार्टी लाइन टो की है, अब पार्टी उनसे डिसएसोसिएट कर रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए था। आपके जो इत्तेहादी हैं काफ लीग के परवेज इलाही साहब, वो भी कह चुके हैं कि नहीं कहना चाहिए था, और उनको डांटा भी है शायद। अब ये मामला जरा कुछ है, कुछ इफी सा है सर। आप इसको कंडेम करेंगे जो शहबाज गिल साहब ने कहा है, या फिर वही कहेंगे कि इससे पहले लोग कह चुके हैं तो इसलिए ये भी जाने दें? देखिए, गुजारिश ये है कि शहबाज गिल साहब ने जो कहा है, उनको मौका कब मिला है सफाई देने का? होना तो यही चाहिए था, उनको नोटिस होता, पुलिस या मुतलका तफ्तीश इदारा उनको बुलाता, उनका मौक़िफ़ देता, और अनहर्ड किसी के बारे में ये राय कायम नहीं की जा सकती कि उसने क्या कहा। उनको इस पे फिर ये कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल होना चाहिए हर चीज़ का। आर्टिकल जो आइन का है वो हर इंसान को ये मौका देता है कि उसको हर सतह पे इंसाफ मिले, स्पेशली अदालतों में और तफ्तीश मामला में। दूसरा ये कि दिन बड़ा गलत चुना गया। आशूर का दिन था, 10 मुहर्रम का, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन था, और उस मौके पे कम से कम सियासत का या बाकी चीज़ों का मौका नहीं था। ये कौमी अलमिया का दिन था, और उस मौके पे हमने कार करने का तरीका ठीक नहीं था। उनको बुलाया जाता, ना जाते किसी तफ्तीशी के सामने, किसी पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट के सामने पकड़ने का था। आपने बगैर उनको नोटिस दिए, बगैर अरेस्ट वारंट दिखाए रास्ते में दबोच लिया, तो शीशा तोड़ कर, ये भी एक अच्छा तरीका नहीं था। अब ऑब्वियसली वे पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, और जब उनको मौका मिलेगा तो अपना वो मौका बयान करेंगे। आज तक उनका मौका सामने आया ही नहीं कौम के। उनको तो पाबंदे सलाख
सलासल और जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है, ना उनके वकील। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले उनको मौका दिया जाए, उनको बेल आउट किया जाए, बाहर आकर वो अपना रीड करें, उसके बाद अदालत के सामने पेश किया जाए, अदालत फैसला करे। किसी अदालत ने करना है, किसी शख्स ने नहीं करना। और इससे पहले आपको मालूम है कि गद्दारी का मुकदमा बहुत पुरानी तारीख है पाकिस्तान में। फैज़ अहमद फैज़ के खिलाफ मुकदमा हुआ, यहाँ पे वली खान के खिलाफ मुकदमा हुआ, यहाँ पे जुबैद हाशमी और अली भी अंदर है, वफाकी वजीर जुबैद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा हुआ। तो ये तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों के बारे में इतनी के साथ रायत होनी चाहिए कि आप उनसे कम से कम बात तो करें ना, उनसे बात सुने सही ना। और हम एहतराम करते हैं तमाम इदारों का, वो फौज हो या अदलिया हो। खान साहब ने कभी भी, इमरान खान साहब ने फौज के इदारे के खिलाफ बात अपनी तकरीर में भी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की फौज है, जो पाकिस्तान का एक मुक़द्दर इदारा है। जब पार्टी का सरबराह एक फौज के बारे में ये बात मुतअद्दिद बार तकरीरों में कर चुका है, तो फिर ये कहना कि पार्टी की पॉलिसी है, तो ये मेरा ख्याल ये बहुत ज्यादती है उन लोगों की जो ये इल्ज़ाम पार्टी पर लगाते हैं। पार्टी पाकिस्तान के तमाम मुक़द्दर इदारों को, वो अदलिया हो या वो फौज, काम करती है, और इस तवक्को के साथ वो इदारे भी सियासत का और जमहूरियत का और इंसानी हकूक़ का और आइन का और कानून का एहतराम करेंगे। क्योंकि इंसान और पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है कि उनकी का फैसला वो खुद करें और अपने हाथों से अपनी क़यादत को मुंतखब करें। फतियाना साहब, लेकिन अगर उनके दिल की बात जाननी है तो उनसे राब्ता करना पड़ेगा ना। आपके पार्टी कारकुनान हो या आपके वकला हो या उनके वकला हो या उनकी फैमिली हो, अब तक उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया, कोई नहीं गया उनके लिए कपड़े खाना लेकर। मतलब ये आपको सोचना चाहिए, आप लोग ज्यादती नहीं कर रहे, आप लोग, उनकी पेशी हुई, आप लोगों में से कोई नहीं था। वैसे तो आप लोग हमेशा पेश रहते हैं, कारकुनान हर जगह पहुंच जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं पहुंचे थे? तो जाहिर है एक इंटेंशनल डिस्टेंसिंग तो की गई है, इससे तो आप आंखें नहीं चुरा सकते। देखिए मेरी बात सुने, आशूर की 4 छुट्टियां थी, हम सब लोग अपने हलकों में थे और मैं खुद कई मजालिस में गया हूं, और हम सब लोग उस मौके पे लॉ एंड ऑर्डर को भी हमने कायम रखना होता है अपने हलकों में, और अमन कमेटियों में भी बैठे होते हैं, इंतजामिया के साथ भी बैठे होते हैं। तो हम सारे लोग एंगेज थे। 10 मुहर्रम को कौन शख्स है जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार किया जाएगा और हम उसको मिलने थाने चले जाएंगे? ऑब्वियसली। लेकिन ये शहबाज गिल ने भी तो 9 मुहर्रम को ही ये गुफ्तगू की ना फतियाना साहब। अगर मौका महल देख के ही अगर सबको अरेस्ट करना है कि किस मौके पर कहा गया, क्या तारीख थी उस दिन क्या इस्लामिक तारीख थी और क्या चल रहा था, तो मेरा मकसद है कि 9 तारीख आशूरे की शहबाज गिल साहब ने भी तो इतनी सारी गुफ्तगू 15 मिनट की ना 9 आशूरे पे, तो 10 आशूरे पे उनको मतलब अरेस्ट ही होना था। इसके बाद पार्टी के कारकुनान ओहदेदारान उनसे मिलने की कोशिश की गई है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, और हमारे वकला अदालत में पहुंचे हैं और उसका केस डिफेंड कर रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अदल और इंसाफ होना चाहिए, और इसमें अदालतें आज़ाद होनी चाहिए, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को किसी जमात, सियासी जमात के अवाम के हकूक़ की निगहदाश्त करनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। किसी जमात के बड़े होने का तजिया और तखमीना और अंदाज़ा तो उसकी असम्बली में नुमाइंदगी से कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की 4 यूनिट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और सबसे ज्यादा अरकान कौमी व सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। जहाँ से सब मामलात चलते हैं वहां पर नहीं है ना, वहां से रिजाइन करके बाहर है, नेशनल असेंबली में मौजूद नहीं है। जहाँ पार्लियामान है, जहाँ पे लेजिस्लेशन होनी है, जहाँ पे उसकी बुनियाद रखी जानी है, जहाँ पे एक आइन का एक तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, ये तो आ गए बाहर। अब ये सुप्रीम कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, मैदान में लड़े, डी चौक पे लड़े, ग्राउंड में लड़े, मतलब ये जहाँ पे जो बेसिकली जो आपका जो एरिया है आपने उसको एम्प्टी छोड़ दिया। तो नेशनल असेंबली में अगर आप सबसे बड़ी जमात हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फिर आप नेशनल असेंबली में आए और मामलात को देखें। अपने इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे, 131 इस्तीफे कौमी असम्बली में मौजूद हैं। स्पीकर को चाहिए या तो 131 के 31 एक्सेप्ट करे या किसी को भी एक्सेप्ट न करे, क्योंकि आइन के आर्टिकल 25 के तहत तरजीह सलूक नहीं हो सकता कोई लोगों के साथ। और अब जब से इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो 9 के 9 हल्कों में खुद लड़ेंगे,
तब से वफाकी हुकूमत की रातों की नींद भी उड़ गई है और वो परेशान है कि हमारे साथ अब होगा क्या। अब इस तरह ये देखें ना, जो कुछ हो रहा है अवाम के साथ और कारकुनान के साथ, इस वक्त तो सबसे बड़ा रेफरेंडम तो अभी 20 हलकों में हो गया ना। पंजाब के 20 हलकों में इंतखाब हुआ, 75% 15 हलकों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत लीड के साथ जीती और ये तो अवाम ने फैसला कर दिया कि अवाम की तायद किसको हासिल है। हमारा बयानिया अवाम ने कर लिया और हुकूमत PDM का बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ये तभी अभी ताज़ा लेकिन आप कितने बेबस हैं कि अवाम ने आपको अप्रूव कर दिया लेकिन आपको इदारे डिसअप्रूव कर रहे हैं या इदारा डिसअप्रूव कर रहा है, इसलिए आप इस मुसीबत में हैं। यही आप कह रहे हैं, यही मेमो गेट का हवाला, यही तमाम डॉन लीक्स का हवाला। लेकिन मुझे वक्फा लेना है, सॉरी, मुझे ये कॉन्वर्सेशन वाज टू इंटरेस्टिंग, लेकिन वक्फा जरूरी है। वक्फे के बाद आइए जी हमारे जीत के लिए। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं मंदो खेल साहब और रियाज फतियाना साहब। हम बात कर रहे थे, मंदो खेल साहब आप जरा फरमाइएगा कि शहबाज गिल साहब के जो केस पर रोशनी डाली है फतियाना साहब ने कि यही कि अभी तक उनका कोई बयान सामने तो आया नहीं है। अब इसके ऊपर जाहिर है जो सोर्सेज हमें बता रही हैं या मुसद्दिका इतलात हैं, दैट्स नॉट इनफ। तो इनका कोई, आपको लगता है कि हुकूमत का कोई इरादा है इनको पब्लिक में लाने का या इनके बयान को पब्लिकली दिखाने का? क्योंकि CCTV फुटेज तो हमने दिखा दी, आपने दिखा दी या किसी ने भी दिखा दी। अब इसके मामले में क्या करना है कि कुछ चीजें छुपानी है या सब बताना है? देखिए सना, रियाज फतियाना साहब हमारी सबका हुकूमत में हमारी कमेटी की चेयरमैन थे, लॉ एंड जस्टिस का मैं इसका हिस्सा था एज ए मेंबर। ये ख़ुद भी वकील है, ये जानता है, लेकिन इनकी अपनी मजबूरी है जो बातें उन्होंने की है। अब इसके अलावा क्या बात करेगा? आपने तो बिल्कुल ये समझ लो एक आदमी को पकड़ लिया है कि भाई इसके जवाब दो, तो ये तो नहीं दे सकेगा, लेकिन ये दिल में ये भी समझता है कि गलत हुआ है। इनके बाकी लोग भी कहते हैं मेरे साथ बाकी टॉक शो में कि ये गलत हुआ है, लेकिन अब वो फतियाना साहब फरमा रहे हैं कि इनको मौका देना चाहिए। अब एक गद्दार को बगावत करने को क्या मौका दे? आप मुझे बताओ ना, क्या मौका दे? फॉरेन फंडिंग में तो आपको मौका दे दिए, इतने सब कुछ सबूत के बावजूद आपको शौकास दे दी, चलो भाई आज जो मौका। अब ऐसी शख्स जो फौज के अंदर बगावत पैदा करे, वो तो जो किसी पार्टी के मेंबर है ना, उसके ऊपर वाले ज्यादा कंट्रोल में है, तो ये आप लोगों को इनकी गर्दन क्यों पतली नजर आ रही है? आप लोग मेन गर्दन के पीछे क्यों नहीं जाते? आप लोग मेन चीज पे क्यों नहीं रहते? ये भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं जाते, आप भी इनका केस नहीं करते। मतलब ये क्या हो रहा है? किसी और की जंग तो नहीं लड़ रहे आप लोग? देखिए सना, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इनकी सोच का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा ले। और मैंने शहबाज गिल को एक टॉक शो में बराह रास्त बोला था उसको, यार पार्टियों की ओहदे होते हैं कि इसमें कुछ चेयरमैन होता है, कोई वाइस चेयरमैन होता है, कोई नायब सदर होता है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी होता है। इनका ओहदा देख लें, यानी इमरान अहमद खान नियाजी के प्राइवेट मलेशिया के चीफ ऑफ स्टाफ, ये कोई ओहदा है? आप मुझे बताओ, चीफ ऑफ स्टाफ को होता है, उसको आर्मी चीफ क्यों नहीं रखा? बनी गाला का नाम जेज क्यों नहीं रखा? इनकी सोच देख ले, ये वही तालिबान से मुज़ाकरात करना, तालिबान से नहीं, मैं ये कह सवाल का जवाब सुन ले, सवाल का जवाब ये है, सवाल का जवाब ये, एक गद्दार को फौज के अंदर बगावत करने को क्या मौका मिला है ना उसको? अभी तफ्तीश में मौजूद है, वो अपने तफ्तीश में दे। मैंने नहीं बोला ये तो, बल्कि अभी खबरें आ रही है जो मुख्तलिफ चैनल पे कि उसने तो कहा है, मैंने पार्टी क़यादत की कहने पे किया है बाकायदा। बल्कि मुझे तो ये किसी ने बताया कि ये जो ऑडियो के टेलीफोन लाइन पे आता है एयरवाई पे, उसने बाकायदा नीचे लिखा हुआ पढ़ रहा था। लिखा हुआ पढ़ा हुआ किसने दिए? अभी जो उसको पता चल जाएगा। 2 दिन रिमांड मिले, मेरे हिसाब से ये भी गलत मिला है इसको। क्यों, जब डॉक्टर आसिम बीमार आदमी को आपने 9 दिन रिमांड दिए, इसको 2 दिन क्यों दिए? लेकिन 2 दिन भी बहुत है, हमारी पुलिस है, 2 दिन में ये जो लिखा हुआ है सब बता देगा, और पीछे कौन था वो बता देगा। मोबाइल फोन भी अभी उस पर चल रही है, स्लाइड चल रही है आपके चैनल पे, वो भी बरामद हो गया। इसके अंदर सब कुछ है। और फिर कानून क्या कहता है सन्ना, आर्टिकल कानून शहादत 164 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो जो ना वो एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसके लिए मजीद किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके सर। और फतियाना साहब मुझे बता दीजिए 13 को क्या करने जा रहे हैं इमरान खान साहब? और जाहिर है एस्ट्रोटर्फ भी उखाड़ लिया, तो अब मुल्क का और क्या उखाड़ना रह गया है? अब किसको खंगालना रह गया है? किसके खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाना रह गया है? अब 13 को क्या होगा सर? देखिए 13 को क्या होगा ये तो सस्पेंस है आपके लिए, आप सबके लिए। तो थोड़े दिन रह गए, आज 11 तो होगी, परसों तक इंतजार कर ले।
उसको पता चल जाएगा पूरी कौम को। सर कोई टीजर तो दे दे ना कि मजीद लॉन्ग मार्च है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को इकट्ठे लाना है, तालिबान है नहीं है वो भी साजिश है। सर इनको मामला को सीरियसली कब लेना है? खान साहब ने ये तकरीरें ही होती रहेंगी। नहीं ऐसी बात नहीं, मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि सिंध पर सब पूरी कौम को लेकर चला जाए और वो लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे सकते हैं, वो इंतखाब की अनाउंसमेंट की कॉल भी दे सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तब्दीली की। पहले हमने बात की हुई है कि इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जाए। अगर कोई आप इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं, हम बैठकर बात करने को तैयार हैं। आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें और फ्री फेयर इलेक्शन जो इनके आर्टिकल 218 के तहत अवाम का हक है वो उनको मिलना चाहिए। पाकिस्तान की आइन की बुनियाद भी जमहूरियत और पार्लिमानी जमहूरियत पर है। कितनी देर तक, वैसे भी दुनिया में एक रवायत है, पार्लिमानी रवायत है कि जब चीजें बढ़ जाए तनाजा तो फिर अवाम के पास सारी पार्टियां जाती हैं। तो ये आज से 6 माह पहले ये PDM तो की बुनियाद यही थी कि फौरी इलेक्शन करवाएं, आज़ादी। ये महंगाई मार्च की बात करते थे, कोई ट्रैक्टर पे जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है, गधे पे चढ़ के आ रहा था इस्लामाबाद की तरफ। जब हम आप आ ही गए इस्लामाबाद की हुकूमत पे काबिज हो गए।